कविता की व्याख्या। देखिए, प्रश्न पत्र में आपको 2-3 कविताएं पूछी जाएंगी, जिनमें से या 5 कविता पूछ ली गई और कहा गया कि आपको इनमें से किन्हीं 3 पद्यांशों की व्याख्या कीजिए, या 3 कविताएं दी गई और कहा गया कि आपको इनमें से किन्हीं एक पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आपने जो 3 पद्यांश है या 2 पद्यांश है, उसमें से किसी एक पद्यांश को आपने चयन किया व्याख्या हेतु। मान लीजिए आपने इस कविता को चुना। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसकी व्याख्या करने हेतु आपका पहला पॉइंट होगा संकेत। संकेत में आपको पद्यांश का पहला शब्द या पहले 2 शब्द, शुरू के शब्द लिखना है, डैश डैश करके अंतिम का शब्द लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। आपने मूल्यांकनकर्ता को यह संकेत कर दिया कि हमने प्रश्न पत्र में आई हुई कविताओं में से इस कविता को व्याख्या के लिए चयन किया है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे व्याख्या के लिए संकेत। दूसरा पॉइंट रखेंगे शब्दार्थ। शब्द में आपको केवल उन जटिल या क्लिष्ट शब्दों को लेना है जिनके अर्थ आप यहां पर मुख्य मुख्य शब्दों के शब्दार्थ यानी समानार्थी शब्द लिखेंगे। जैसे आपने वहां ले लिया परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, मृदुल मतलब कोमल, ज्यों मतलब जैसे, मेघ मतलब बादल। इस तरह के आप शब्द का अर्थ लिख देंगे, बाकायदा बराबर का चिन्ह लगाएंगे और शब्दों के अर्थ लिख देंगे। तीसरा बिंदु है व्याख्या करने के लिए संदर्भ। तो आपको रेफरेंस देना है कि यह कविता कहां से उद्धृत की गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश या पद्य अवतरण, चूंकि पूरा पद्य नहीं है, पद्य का अंश है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य, जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा हुआ है, या मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर आभा वाजपेयी एवं डॉक्टर निलय गोस्वामी द्वारा संपादित, या फिर इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर निलय गोस्वामी, डॉक्टर आभा वाजपेयी एवं डॉक्टर वीरेंद्र मोहन हैं। तो आपको पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम एवं संपादक का नाम देना है, यह अनिवार्य है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर आभा वाजपेयी एवं डॉक्टर निलय गोस्वामी द्वारा संपादित है। यह पद्यांश खड़ी बोली के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता, छायावाद के प्रमुख स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है। लेकिन संदर्भ को आपको और बड़ा करना होगा, इतना लिखना अपर्याप्त होगा। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता आंधी, आकाशदीप, इंद्रज्वाल, प्रतिध्वनि जैसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह के कहानीकार, कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार, कामना, एक घूंट जैसे प्रसिद्ध एकांकी के एकांकीकार, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा का महत्व, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध नाटकों के नाटककार, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम जैसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह के कवि, महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी महाकाव्य के, अब कामायनी महाकाव्य में 15 अध्याय हैं और उनको अध्यायों को प्रसाद जी ने सर्ग कहा है। तो कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। तो संदर्भ में आपको कवि का पूरा परिचय देना है, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम देने हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भी संदर्भ में आ जाए, ये रेफरेंस आपको पूरा देना है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा संदर्भ देना है। तो प्रस्तुत पद्यांश कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। फिर प्रसंग। इस कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है, यह प्रसंग में आपको उद्घाटित करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में जब कामायनी के नायक मनु का ध्यान कामायनी की नायिका श्रद्धा के सौंदर्य पर, उसका जब ध्यान आकृष्ट होता है
और श्रद्धा के सौंदर्य का जो चित्रण है या वर्णन है इसमें कवि ने किया है। इसमें हम प्रसंग में इतना बता देंगे। व्याख्या में आपको कविता की पूरी विस्तार से पूरा अर्थ लिखना है, भावार्थ प्रकट करना है कि जब श्रद्धा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर नायक मनु की दृष्टि उसके वस्त्रों पर पड़ी, उसकी देह पर पड़ी, तो उसके देह के बारे में मनु के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि नील परिधान, श्रद्धा ने जो नीला परिधान पहना है, नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, उसके बीच में उसका जो सुकुमार बदन है, जो उसका शरीर है, वो ऐसा लग रहा है मानो खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। उसका जो अधखुला अंग है इतना मृदुल है, इतना मुलायम कोमल है, उसे देखकर यूं प्रतीत हो रहा है जैसे, ज्यों शब्द आ गया, जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार वन में कोई फूल खिलता है, जंगल में कोई फूल खिलता है, उस प्रकार बादल में जैसे बिजली चमकती है, तो बादल को प्रसाद जी ने, मेघ को, बादल को प्रसाद जी ने जंगल का, वन का रूपक माना है, और बादल में कड़कने वाली, चमकने वाली बिजली को उन्होंने फूल का प्रतीक, फूल का रूपक माना है। तो मेघ रूपी वन में, या मेघ रूपी या बादल रूपी जंगल में बिजली रूपी फूल, जिस प्रकार बादल में बिजली चमकती है, काले बादल में प्रकाशमान हो जाती है बिजली, उसी तरह नीले परिधान के बीच में उसकी देह, श्रद्धा का शरीर ऐसा लग रहा है मानो बादल रूपी जंगल में बिजली रूपी फूल खिला हुआ हो। यहां पर विस्तार से हम उसकी व्याख्या करेंगे। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा भाषा। तो इसमें हम लिखेंगे कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली, चूंकि उसके सौंदर्य का चित्रण है, सौंदर्य का वर्णन है, तो वर्णनात्मक शैली हो गई। शब्द गुण, शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण तो यहां है नहीं, क्योंकि यहां कोई वीरता का या कोई युद्ध का चित्रण है नहीं, तो यहां पर सौंदर्य का चित्रण है, इसलिए यहां पर हो जाएगा माधुर्य शब्द गुण। शब्द शक्ति तीन होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यहां व्यंजना नहीं है, लक्षणा नहीं है, तो लिख देंगे अभिधा शब्द शक्ति। फिर संधि, कोई ऐसे शब्द जिसको हम देखें कि यहां कोई दो शब्दों के, वर्णों के, विकारों के से जो मेल होता है और एक नया शब्द बनता है, संधि, तो लिख देंगे कि इस फलाने शब्द में, अमुक अमुक शब्द में ये संधि है। समास, जैसे कि यहां दिख रहा है नील परिधान, परिधान की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है, तो यहां पर कर्मधारय समास है, आप ये बता देंगे। मेघ वन, मेघ रूपी वन। अब हम समास के बाद आ जाएंगे रस। इसमें कौन सा रस है? चूंकि सौंदर्य का चित्रण है तो श्रृंगार रस है, तो आप लिख देंगे श्रृंगार रस है। छंद, मुक्तक छंद है। अलंकार, यहां पर ज्यों आ गया है, देखें आप ध्यान से, ज्यों, ज्यों जब आ जाता है मतलब उपमेय और उपमान की तुलना हो रही है, और तुलना के लिए तुलनावाची शब्द आ गया है ज्यों, यानी दो शब्दों के लिए यहां पर तुलनावाची शब्द आ गया है, तो यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघ और वन उपमेय में उपमान का आरोप हो गया है। मेघ रूपी वन, यहां पर रूपक अलंकार हो गया, तो अलंकार लिख देंगे आप। और इस तरह से अंत में आपको भाव साम्य भी लिखना है। इससे मिलती जुलती कविता यदि प्रसाद जी की है या किसी अन्य कवि की है, तो भाव साम्य में आप लिखेंगे, काव्य गुण लिखना है, काव्य दोष लिखना है। तो आज इतना ही। सारांश में मैं ये पुनः दोहराना चाहूंगा कि आपको अपनी परीक्षा में किसी पूछे गए पद्यांश की व्याख्या को विस्तार पूर्वक लिखना है, तब आपको पर्याप्त अंक प्राप्त होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। कितने मिनट हो गए?